हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेक्चर नंबर 2। आज इस चैप्टर को मेरे को कंप्लीट करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक बचता था उससे पहले चैप्टर में आपको मीनिंग बताया, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस बताया, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बताया, उसके बाद बताया मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और देन आफ्टर इम्पोर्टेंसेस क्या थे। आज हमारे पास पहले चैप्टर से कुछ ज़्यादा नहीं बचता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। एक चीज़ बता दूं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ही सुपरवाइजरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भी आपको कुछ समझ आएगा। और लोअर को ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बता दूं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज्यूम करिए। चलिए मैंने आपको टाटा सन्स का एग्जांपल देना है। वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो कंपनी के सारे वर्किंग्स को डायरेक्ट करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एमडी होगा एक कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, वन हु मैनेजेस दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। अगर आप सिंह की बात करोगे या इनका रैंक का बात करोगे, ऑर्डर का बात करोगे, तो एमडी होगा, बीओडी होगा और इन सबसे ऊपर होगा मैनेजर जो पूरी कंपनी को मैनेज करेगा। जैसे हमारे रतन टाटा सर जी, तो एक एमडी होगा मैनेजिंग डायरेक्टर जो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करेगा। एक होगा हमारा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जितने भी वर्क्स एग्जीक्यूट करेगा कंपनी वो सीईओ के बिना परमिशन के नहीं कर पाएगा। इट्स नॉट ऑन द मोशन ऑफ board of directors or managing director. It is the CEO who will give permission to execute any specific order for the company and its relative employees. कैसे समझिएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? इसका मेन काम होता है पॉलिसी फ्रेमिंग। मेन वर्क होता है पॉलिसी फ्रेमिंग का। ओके, कंपनी क्या वर्क करेगी, कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी, कितने टाइम में वर्क करेगी, कितने एम्प्लॉयज चाहिए उसको, क्या उसके एस्टिमेटेड टारगेट्स हैं, ठीक है, उनको अचीव करने के ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? सारी की सारी पॉलिसीज को रेडी अप करना। ठीक है, यहाँ पर हमारे जितने भी टॉप ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल्स होते हैं वो सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। साइरस मिस्त्री पहले हमारे एमडी रहे हैं टाटा में। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी क्यों कहते हैं समझिएगा। ये जो पॉलिसीज बनती हैं, सिर्फ पॉलिसीज बन गई तो वर्क फिनिश हो गया? नहीं, पॉलिसीज तो बन गई, अब उनको क्या करना है? उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी तो करना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो इंप्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करने का वर्क करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, एक कंपनी है यूएसए का सीमेन, ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर करता है। आप देखते हो क्या स्ट्रीट्स के एंड पे एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा होता है जो एक मोहल्ले की पूरी लाइट का बर्डन कवर अप करता है। सीमेन एक बहुत हैवी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसफार्मर्स और हैवी इलेक्ट्रिकल्स। यहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा जो सीमेन की पूरी पॉलिसी देखेगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में उसका कौन होगा? परचेज मैनेजर, जो क्या चेक करेगा कि कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के पर्सनल ने, मींस अगर आप सीमेन के परचेज मैनेजर हो, आप क्या चेक करोगे? आप ये देखोगे कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, कितने ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्या कॉस्ट पे परचेज किया, क्या आपने इनवॉइसेस लिए। ओके, मैं आपको सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। सेल्स मैनेजर क्या करेगा? सेल्स मैनेजर चेक करेगा रिगार्डिंग सेल्स,
सीमेंस के कितने ट्रांसफार्मर्स यूएसए गए, कितने गए सिंगापुर, कितने गए कनाडा, कितने गए इंडोनेशिया, कितने गए रशिया, तो वो चेक करेगा। डिविजनल हेड्स क्या होंगे, सेल्स डिवीजन हो गया, परचेज डिवीजन हो गया, मार्केट डिवीजन हो गया, प्रमोशनल डिवीजन हो गया, एडवर्टीजमेंट डिवीजन हो गया। कंपनी के डिविजन्स होते हैं, वो डिविजनल हेड्स होंगे। अब परचेज मैनेजर के लिए परचेज की पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई होगी, सुपरवाइज कौन करेगा, परचेज मैनेजर। सेल्स मैनेजर के लिए भी पॉलिसी और रूल्स और रेगुलेशंस बायलॉज बनाए होंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, सुपरवाइज कौन करेगा, सेल्स मैनेजर। और जो भी डिवीजन होगा आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड अदर डिविजन्स, उनकी पॉलिसीज बनाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, और एग्जीक्यूट कौन करवाना है, डिविजनल हेड्स के थ्रू। ठीक है। अब जो लास्ट लेवल होता है, लास्ट लेवल होता है वो होता है हमारा लोअर और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। यहां पे होते हैं हमारे एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। कुछ एम्प्लॉयज यहां पे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहां पे भी एम्प्लॉयज हैं, यहां पे भी एम्प्लॉयज हैं। ओके। यहां पर क्या होता है, इन्होंने बनाई पॉलिसीज, इन्होंने सुपरवाइज करी, ये ऑपरेट करेंगे, ये सुपरवाइज करेंगे, ये ऑपरेट करेंगे। यहां पे क्या होगा, सुपरवाइजर होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, सुपरवाइज ये कर रहे हैं मींस ये सिर्फ बता रहे हैं, यहां पे सुपरवाइजर होगा, वो सारे वर्क करवाएगा आपसे। फॉर एग्जांपल आप किसी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, आपका सुपरवाइजर आपको चेक करके जाएगा कि आज आपने सुबह 9 AM से इवनिंग 6 PM तक क्या वर्किंग की। He is the one who will supervise your working। अगर आप वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको बताएगा कि आपकी वर्किंग प्रॉपर क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद में वो आपको ये भी समझाएगा किस तरीके से आप अपनी वर्किंग को इंप्रूव अप कर सकते हो। फोरमैन आप समझते होंगे, फोरमैन होते हैं छोटे छोटे कारीगर, रिपेयरर्स जो वर्क करते हैं। क्लरिकल, जितना भी ऑथेंटिकेटेड रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सारा एक क्लर्क के हाथ में होता है। Clerk is the one who is authorized for all the official writings. Okay. Next one is your section officer. Section officer होता है, वो क्या करता है कि किसी भी कंपनी में अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है और उसमें कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, कोई पावर फेलियर हो गया, तो उसको मैनेज अप करता है। वो रिपेयर्स को लाएगा, ठीक है, वो देखेगा कोई मशीन हीट तो नहीं कर रहा है, अगर मशीन हीट अप कर रहा है तो उसको कूल डाउन करने के लिए कूलेंट का यूज होगा। सेक्शन ऑफिसर्स के ये सारे काम होते हैं। उसके साथ साथ वो क्या करता है, ये पूरी चीज को मैनेज अप करता है। तो कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट का कंपोजिशन होता है किसी भी कंपनी में। सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहां पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, सॉरी। देयरआफ्टर योर मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, जो सारी की सारी पॉलिसीज को सुपरवाइज करता है और वो पॉलिसीज को क्या करता है, नीचे तक लेकर के आता है। मींस एट द रूट ऑफ द कंपनी, रूट ऑफ द कंपनी यानी कि लोअर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, जहां पर हम क्या करते हैं, वो सारी की सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट अप करते हैं। तो ये थे हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक बचता है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बिना किसी टाइम को लेते हुए मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको। 5 फंक्शंस हैं आपके। प्राइमरी फंक्शन इज योर प्लानिंग, टू फोरसी व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, बाय whom it is to be done। उन सब चीजों के लिए प्लान करना और उनके प्रोज एंड कॉन्स मींस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स पता करना, ठीक है। और वो प्लानिंग कंप्लीट अप करना कैसे, जिससे कि एस्टिमेटेड फिगर्स और एक्चुअल डेटास में जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके, नैरो अप किया जा सके। सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो आपने प्लान्स बनाए हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है। कैसे करना है ऑर्गेनाइजिंग में, हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, हम ये पता करते हैं कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो किस हेड को हमको क्या ग्रुप क्या चीज ऑर्गेनाइज करके देना है, किस तरीके से सिस्टमैटिक वर्क किस तरीके से करना है। थर्ड वन इज योर स्टाफिंग। स्टाफिंग का मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग का मैंने आपको क्या बताया था, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जो मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है उसको मार्केटिंग का जॉब दीजिए, जो प्रमोशन का एक्सपर्ट है उसको एडवर्टीजमेंट
या उसको प्रमोशनल मेजर्स दीजिए। जो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट है उसको क्या करिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हैंड ओवर कीजिए, ठीक है। जो कॉस्टिंग का एक्सपर्ट है उसको कॉस्टिंग डिपार्टमेंट दीजिए। तो ये होता है हमारा स्टाफिंग का। डायरेक्टिंग में हम डायरेक्ट करते हैं जो हमारे मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, जैसे कि आपने प्लान किया और ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ किया। अब प्लान, ऑर्गेनाइज और स्टाफिंग को हम डायरेक्ट करेंगे, चेक करेंगे ना कि क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इनको और इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे, और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इनको रोकेंगे। और जब रोकेंगे देन आफ्टर योर लास्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में हम यही करते हैं। डायरेक्टिंग के कुछ पार्ट होते हैं जिसमें आप सुपरविजन है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, ये आपका पूरा चैप्टर है। तो इन फंक्शंस में मैं वक्त ही नहीं लगा रहा ज्यादा, इसीलिए प्लानिंग सेपरेट चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग इज योर सेपरेट चैप्टर, स्टाफिंग इज योर सेपरेट चैप्टर, डायरेक्टिंग इज योर सेपरेट चैप्टर एंड कंट्रोलिंग इज योर सेपरेट चैप्टर। जो आपका पहला बुक क्लास 12th बिजनेस स्टडीज है वो है ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो डायरेक्टिंग में हम ये चेक करते हैं क्या हमने जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, जो मैनेजरियल फंक्शंस फॉलो अप किए वो सही से चल रहे हैं। अगर वो सही से नहीं चल रहे हैं तो उनको मैं सही से कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। लास्ट वन इज योर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम डेविएशंस चेक करते हैं, बताता हूं कैसे। डेविएशन एक वर्ड है, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल फिगर्स। समझिएगा डेविएशन, डेविएशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस प्लांट फिगर्स और एक्चुअल फिगर्स। सपोज आपने टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला, ठीक है, आपने नाम रखा उसका डेंटल केयर। आपने डेंटल केयर टूथपेस्ट बनाया है, आपने बोला एट द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी मस्ट हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50 लाख। हमको 50 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए हमारे सेल्स से। जब आपने सारे मैनेजरियल प्रिंसिपल्स इस पे लगाए हुए, आपने प्लानिंग किया होगा, आपने ऑर्गेनाइजिंग किया होगा, आपने स्टाफिंग किया होगा, आपने डायरेक्टिंग किया होगा, आपने अब डायरेक्टिंग तक अब आपको कंट्रोल क्या करना है। जब आपके पास एंड ऑफ द डे फिगर आया होगा तो या तो ये 45 लाख होगा या 50 लाख होगा या 51 लाख होगा, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। एनीथिंग बिलो 50 इज नेगेटिव डेविएशन। बिकॉज आपने प्लान क्या किया था, आपने प्लान किया था कितना 50 लाख, हो कितना रहा 40, 35, 45, 46। But at the same time, if you are earning a profit of 51 lakh or any single rupee above 50 lakh, it's your positive deviation. तो वो कंट्रोलिंग है। डेविएशंस को चेक करना, पता करना नेगेटिव डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन है। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो उसको कैसे न्यूट्रल करना है, उसका इंपैक्ट कैसे स्लो अप करना है, ये हुआ। अभी बात करता हूं मैं चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद चार्ट में आपके लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बहुत सिंपल है, टू यूनिफाई या टू एग्रीगेट all the individual efforts, all the different individual steps into a single direction to achieve organizational goal. coordination, चलिए यहीं से समझा देता हूं। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट से पॉलिसीज बनाएगा तो क्या कंपनी गोल्स अचीव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी सर। ना तो सर सुपरवाइज होगा ना इंप्लीमेंट होगा, तो गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो इसको कोऑर्डिनेशन कौन, उसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? प्लानिंग। क्या प्लानिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टाफिंग की जरूरत नहीं होगी, या स्टाफिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन बिना कोऑर्डिनेशन के चल ही नहीं सकता। सारे के सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आपने मेयरली प्लान कर लिया तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपने मेयरली एग्जीक्यूट कर लिया, प्लान नहीं किया, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो। मींस आपको प्लान भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है, और सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब भी करना है एट द राइट टाइम। उसके बाद
फिर प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफ अप किया, डायरेक्ट किया एंड कंट्रोल किया। तो पहली चीज, इसीलिए इसका एक जो टॉपिक है कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज मैं समझाता हूं कोऑर्डिनेशन क्या है। एक बॉन्ड है, इसको फेविक्विक समझ लो। इट्स अ बॉन्ड दैट encloses, yeah, that concludes, that unifies। समझिए, समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको। परचेज डिवीजन का अलग वर्क होगा, सेल्स डिवीजन का अलग वर्क होगा, मार्केट डिवीजन का अलग वर्क होगा। इन सारों को, सारे के सारों स्टेप्स को क्या करता है? कोऑर्डिनेशन है। क्यों? अगर परचेज वाला ही वर्क करता रहेगा, परचेज करता रहेगा, सेल्स नहीं होगा, तो आपका कंपनी का स्टॉक बढ़ जाएगा, आपके ऊपर कॉस्टिंग हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आएगा ही नहीं, बिकॉज सेल्स नहीं हुआ। तो हर फंक्शन, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कोऑर्डिनेट करता है। कोई भी मैनेजमेंट हो, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, पॉलिसी बना दिया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने उसको सुपरवाइज नहीं किया और इंप्लीमेंट करवाया नहीं लोअर लेवल मैनेजमेंट से, तो भी बेकार है फिर। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट प्रिवेल्स एट एवरी स्टेप एंड इंटरकनेक्ट्स विद एवरी मैनेजमेंट स्टेप so that an organization can achieve its objectives in an effective manner as well as efficient terms। इसलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपके नोट्स में क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बस यही है। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है? देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस। सिंक्रोनाइजेस का मींस सीरियलाइज करता है नंबर्स को, द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स मैंने बोला ना, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की स्ट्रेटजीज को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, मतलब जो भी आप फंक्शन कर रहे हो वो है कोऑर्डिनेटिंग नेचर में ही है। मैंने आपको बताया ना कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेट करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर को करेगा, लोअर मिडिल और टॉप दोनों को करेगा। कोऑर्डिनेशन हर स्टेप में है। अब यहीं से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने की कोशिश कीजिए। जब हर जगह है तो मींस कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है प्लानिंग पे कोऑर्डिनेट कर दिया, स्टाफिंग पे नहीं करना, स्टाफिंग पे भी करना है, डायरेक्टिंग पे भी करना है, कंट्रोलिंग पे भी करना है, फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आप अपने यहाँ पे अगर आपने डेंटल केयर टूथपेस्ट में एक साल 50 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, क्या अगले साल नहीं कमाना चाहोगे? कमाना चाहोगे तो फिर से कोऑर्डिनेशन करोगे, फिर से कोऑर्डिनेशन करोगे, फिर से वही सारी एक्टिविटीज आपको सिंक करने हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव है। मैंने बोला ना कंटिन्यूअस है, परवेसिव है, हर जगह एप्लीकेबल है। और मैंने बोला ना कोऑर्डिनेशन मींस यूनिफाइंग, तो मींस यूनिटी ऑफ एफर्ट्स है। सेल्स के एफर्ट्स को एक करेगा, परचेज के एफर्ट्स को एक करेगा, मार्केटिंग के एफर्ट्स को एक करेगा, कॉस्टिंग के एफर्ट्स को एक करेगा। यूनिफाइंग स्टेप्स हैं सारे के सारे। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन छुपा हुआ होता है, प्लानिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में। इट बिगिंस विद प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल प्रोसेस। Based on plans, the organization structure is developed, जो organizing है। उसके बाद staff is selected for the right job and the right person. Then after, to ensure right execution, proper direction is given, जो directing है। And last में to control the deviation and making the policies accordingly. Coordination is required at all levels. कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर बहुत हद तक कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड होता है। अगर एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए एम्प्लॉयज के साथ, तो भी वर्किंग अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस, आत्मा है, इनसेपरेबल पार्ट है। मैनेजमेंट कांट बी अज्यूम्ड विदाउट कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ऑल मैनेजरियल स्टेप्स आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर in somewhere some possible manner। ठीक है। लास्ट वन इज इम्पोर्टेंस है।
इंपॉर्टेंस में आपका ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना मैंने आपको बता दिया, अपने आप लिख सकते हो। With the help of coordination, every departmental activity can be unified in a single direction so that all the unified efforts may lead into huge amount of production, lowering the cost. That's why company may get huge profits and as a result organization may see growth. जब मैं आपको आराम से बोल के लिख सकता हूँ, आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हो। Another one is functional differentiation. In coordination, every department is assigned a different job because purchase manager is solely liable for the purchase related transactions, sales manager is solely liable for the sales related transactions. तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। Every department has been assigned their respective jobs. It leads to functional differentiation and specialization. एक इंसान को जब एक वर्क करवाया जाता है तो उसकी स्पेशलिटी बढ़ती है। परचेज मैनेजर परचेज से रिलेटेड वर्क करेगा तो वो परचेजिंग में एक्सपर्ट होगा। मार्केटिंग का जो पर्सनल है वो मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क करेगा तो मार्केटिंग में एक्सपर्ट होगा। जब आप एक चीज को बार बार करते हो तो आपको प्रैक्टिस आती है ना, प्रैक्टिस आता है ना। लास्ट वन इज योर स्पेशलाइजेशन, समझा दिया मैंने आपको। चैप्टर इज ओवर, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं बिफोर वाइंडिंग अप द वीडियो। चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। शुरुआत मैं चैप्टर के हिसाब से बता दूं। चलिए सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोसेस। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एनी एम्प्लॉय मे बी इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। इफेक्टिव कौन है? वन हु इज कंप्लीटिंग द गिवन टास्क। बट एफिशिएंट कौन है? वन हु इज कंप्लीटिंग द गिवन टास्क विद इन गिवन टाइम। 4 घंटे में 50 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है। 50 शर्ट्स किसी ने 6 घंटे में प्रोड्यूस करी, किसी ने 7 में की, किसी ने 4 में की। तो इसने 4 घंटे में प्रोड्यूस की 50 शर्ट्स, दैट इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। ऑल अदर आर ओनली इफेक्टिव। फीचर्स क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। सारे के सारे जो मैनेजरियल स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, गोल ओरिएंटेड होते हैं। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस होता है, हर जगह मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं बिजनेस यूनिट्स में ही है। हॉस्पिटल्स भी हो, चाहे आपके कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, गवर्नमेंट हो, सारे के सारे मैनेजमेंट को पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो परवेसिव है, कंटिन्यूअस है, एक जगह नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है। मैंने आपको डेंटल केयर का एग्जांपल दिया। अगर एक साल आप प्रॉफिट कमा लेते हो तो आप ऐसा नहीं है कि अगले बार नहीं कमाना चाहोगे। ग्रुप एक्टिविटी है, बताया मैंने, जैसे कि मैनेजमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट करते हैं मींस ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, जॉब्स असाइन कर रहे हैं। देन आफ्टर इंटेंजिबल है, देखा नहीं जा सकता। मैनेजमेंट का कोई ये नहीं है कि फिजिकल अपीयरेंस है या फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसके हाथ पैर नहीं है। इट्स नॉट अ पर्सन इन फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या था? सर्वाइवल, पहले कंपनी को सर्वाइव कराएगा कॉम्पिटिटर्स के थ्रू, फिर प्रॉफिट अर्न करवाना बताएगा कॉस्ट लोअर करके, उसके बाद ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में था इको फ्रेंडली बिजनेस करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, हॉस्पिटल्स ट्रस्ट बनवा देना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या था? नेशनल इनकम को जनरेट कर देता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा देता है और आपको साइंटिफिकली ट्रेंड बना देता है। इंपॉर्टेंस में क्या था? एफिशिएंसी करता है इंक्रीज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ करता है, डायनेमिक बनाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने बताया था डायनेमिक मींस टू चेंज या टू अडॉप्ट योरसेल्फ विद चेंज, ठीक है। देन आफ्टर हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिएगा इंटर रिलेटेड है सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं। फीचर्स में कह रहा है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इंपॉर्टेंस में कह रहा है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो आप सोचिएगा, जब मेरा लेक्चर पढ़े, मेरे नोट्स पढ़े, देखिएगा बार बार ये चीजें आने वाली हैं। उसके बाद है नेचर, तो साइंस भी है बिकॉज कई साल प्रैक्टिस की गई, उसके बाद थ्योरीज इंप्लीमेंट की गई। आर्ट भी है बिकॉज इट इज द पर्सनल कैलिबर ऑफ ए पर्सन टू गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है। प्रोफेशन है बिकॉज मैनेजमेंट के पर्सनल्स होते हैं, जो हमारे एमबीएस होते हैं, आईआईएम होल्डर्स होते हैं, वो सारे के सारे मैनेजरियल पर्सनल्स हैं। देन आफ्टर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आज ही बढ़ाया टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल या लोअर और ऑपरेशनल लेवल। मिडिल लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, जो कि किसी भी कंपनी की पॉलिसी फ्रेमिंग करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, ये बताते हैं वर्क कैसे करना है।
उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे डिविजनल हेड्स होते हैं, पर्सनल परचेज हेड होता है जिसको परचेज मैनेजर कहते हैं, सेल्स हेड सेल्स मैनेजर होता है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो ये बताता है आपको कौन सा वर्क कब यूज करना है, कब एग्जीक्यूट करना है, कौन सा रिसोर्स को किस तरीके से लेकर के आना है। लोअर लेवल सारी की सारी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता है। देन आफ्टर आपका क्या है, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका अगला वीडियो आएगा वो भी प्लानिंग के चैप्टर से रिलेटेड होगा। देन आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग है, जिसमें क्या करते हो आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेडी करते हो, बताते हो कि कौन सा वर्क कहां पर जाएगा, किस तरीके से जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा अगला स्टेप होता है, वो होता है क्या, एक चीज याद रखिएगा, अगर आएगा मेंशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो आपको ये पांचों पॉइंट लिखने हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। ये अगर क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स में आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और 6 मार्क्स में तो ऐसे तो नहीं आएगा, मे भी हो सकता है केस स्टडी पूछ लेंगे और बोलेंगे मेंशन एनी 3 मोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने केस स्टडी दे दिया, केस स्टडी के लिए दूसरा साइकिल ऑफ वीडियोस आप देखिएगा। लास्ट वन इज योर कोऑर्डिनेशन। Coordination means synchronization of all organizational activities into an unified direction so that a company may achieve its organizational objectives in an effective as well as efficient manner. Coordination is the essence of management because planning से start होता है, planning में होता है, हर management process में involve होता है, हर function में होता है, planning में, organizing में, staffing में, directing में, controlling में। तो इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। एक इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस कभी एज्यूम नहीं किया जा सकता विदाउट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। लास्ट वन इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले है ग्रोथ इन साइज, दूसरा मैंने आपको बताया था फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर डिपार्टमेंट अलग अलग वर्क करता है। ग्रोथ इन साइज कैसे करता है, ग्रोथ इन साइज ऐसे करता है कि सारे के सारे वर्क्स को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करता है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करता है कि उनका कॉस्टिंग कम होता है। जब कॉस्टिंग कम होता है तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट बढ़ता जाता है और एक लेवल के बाद ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करने लगता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में परचेज का काम परचेज मैनेजर संभालेगा, सेल्स का काम सेल्स मैनेजर संभालेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी संभालेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन करेगा और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट वर्किंग करेगा। एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते रहते हैं जिससे कि एक इंसान जब एक ही वर्क को वाह वाह करता है तो वो अपने आप परफेक्ट हो जाता है। अभी आप क्या करोगे, एक बार इस चैप्टर को पढ़ोगे समझ आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे और समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे सारा फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। देन आफ्टर लास्ट वन इज योर स्पेशलाइजेशन। जब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क हो जाता है, राइट पर्सन फॉर द राइट वर्क, तो वो अपने आप स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जब एक वर्क को आप फ्रीक्वेंटली करते हो तो आप अपने आप ही उसमें क्या करते हो, स्पेशलाइज हो जाते हो। अगर आपसे एक ही वर्क में बोलता हूं कि ऐसा करो, आज ना तुम्हें डेटा फीडिंग करना है, आज तुमको परचेज के एंट्री चढ़ाना है, तो अगर मैं आपसे 1 महीने 2 महीने कंसिस्टेंटली वही सारा वर्क कराता रहूंगा तो आप अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। फर्स्ट डे इट विल टेक 1 hour, I say 2 hour, another day it will take 1.45 minutes, 1 hour 45 minutes, 1 hour 30 minutes. A day will arrive that you will only contribute 30 to 45 minutes to that particular task because now you are used to that particular task. तो ये हमारा पहला चैप्टर। जो सेकंड साइकिल ऑफ वीडियो आएगा मैं उसमें बता दूंगा आपको क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे और केस लॉज कैसे आएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, इसके नोट्स आपके वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप वहां से देखिएगा पढ़िएगा। ये पहला फ्लो चार्ट है और मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आपका बिजनेस का एग्जाम हो, मैंने आपको डेट्स बता दी है बिजनेस स्टडीज के एग्जाम्स के लिए। आई थिंक 12-17 को अकाउंट्स है, 25 को इकोनॉमिक्स है, 12 ऑफ मई को आपका बिजनेस का पेपर है। ये सारे फ्लो चार्ट्स आप अपने पंच कर लीजिएगा और 12 के 12 चैप्टर्स के कंटेंट्स पहले फ्लो चार्ट पे हैं जो आपके चैप्टर का कवरेज है। ओके, तो आप वहां से देखिएगा। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर उसको कंप्लीट अप करूंगा प्लानिंग में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बस पढ़िए, कोई भी क्वेरी हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजिए, मैं उसको तुरंत सॉल्व करूंगा। सेकंड साइकिल ऑफ वीडियोस बहुत ध्यान से देखिएगा जिसमें केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा, उसके साथ में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे आने। थैंक यू।